नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं प्रीति। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। बीजेपी ने जारी की 62 उम्मीदवारों की सूची। सभी विधायकों को टिकट। किरण बेदी कृष्णा नगर से और कृष्णा तीरथ पटेल नगर से उम्मीदवार। अरविंद केजरीवाल की वोट के बदले नोट बयान पर रिपोर्ट पहुंची चुनाव आयोग के पास। कांग्रेस ने की थी शिकायत। सतीश उपाध्याय मामले पर आज देना होगा जवाब। दरों में कटौती का फायदा ग्राहकों तक पहुंचाने की आरबीआई की मुहिम। बैंकों को दिए निर्देश, हर 3 महीने में ब्याज दरों की करनी होगी समीक्षा। बोको हरम के कैमरून के सीमावर्ती इलाकों पर हमला, 30 को किया अगवा, 4 की मौत। जर्मनी के चांसलर ने कहा यूरोपीय और अफ्रीकी देश मिलकर खोले मोर्चा। और कार्टन में ट्राई सीरीज में भारत और इंग्लैंड के बीच मुकाबला। भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का किया फैसला। सबसे पहले बात दिल्ली की चुनावी जंग की। किरण बेदी की अगुवाई में बीजेपी दिल्ली विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। पार्टी उन्हें मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद बीजेपी ने 62 उम्मीदवारों की सूची जारी की। बीजेपी ने दिल्ली के सियासी रण की कमान किरण बेदी को सौंपी है। सोमवार को बीजेपी संसदीय बोर्ड ने किरण बेदी को मुख्यमंत्री पद के दावेदार के तौर पर पेश करने के फैसले का भी ऐलान कर दिया। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने उनकी दावेदारी को लेकर पार्टी के भीतर अंतर्कलह से भी इनकार किया। किरण बेदी कृष्णा नगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी। जब से किरण जी ने भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता ग्रहण की है, एक उत्साह का अनुभव कर रहा है, एक हौसला उनका बढ़ा है। सोमवार को ही बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति ने 62 उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगा दी। बीजेपी ने अपने सभी मौजूदा विधायकों पर भरोसा जताते हुए उन्हें मैदान में उतारा है। पार्टी ने 20 युवाओं और 5 महिलाओं को भी मौका दिया है। कांग्रेस से बीजेपी में कल शामिल हुई पूर्व केंद्रीय मंत्री कृष्णा तीरथ को पटेल नगर सीट से, आम आदमी पार्टी से बीजेपी में आए विनोद कुमार बिन्नी को पटपड़गंज से और एमएस धीर को जंगपुरा सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा की नेता नुपुर शर्मा को अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नई दिल्ली सीट से मैदान में उतारा गया है। इस बीच पार्टी की तरफ से सीएम पद की उम्मीदवार बनाए जाने पर किरण बेदी ने दिल्ली के बेहतर विकास की बात कही है। बहुत कुछ धन्यवाद, क्योंकि उनसे बेटर स्ट्रैटेजिस्ट कौन है, उनसे बेटर सोचने वाला कौन है। तो उन्होंने जो ठीक, मैंने तो आपको कहा था कि मैं किसी भी जगह दिल्ली से चुनाव के लिए तैयार हूँ, क्योंकि सारी दिल्ली मेरी है। 62 प्रत्याशियों की इस लिस्ट में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय का नाम नहीं है। उनको चुनाव संचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री अरुण जेटली, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज समेत पार्टी के आला नेता भी मौजूद थे। श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। दिल्ली चुनाव में किरण बेदी को चेहरा बनाए जाने से प्रदेश बीजेपी में नाराजगी भी सामने आ गई है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी और वरिष्ठ नेता जगदीश मुखी के बयानों ने पार्टी के लिए असहज स्थिति पैदा कर दी। हालांकि चेतावनी के बाद मनोज तिवारी अपने बयान से पलट गए। पार्टी के औपचारिक ऐलान से पहले ही दिल्ली में बीजेपी के चुनाव प्रचार की कमान किरण बेदी ने संभाल ली। उन्होंने दिल्ली के रोहिणी इलाके में रोड शो से चुनाव प्रचार की शुरुआत की। किरण बेदी को जिस अंदाज में पार्टी में शामिल किया गया, उसी से साफ था कि वो दिल्ली में पार्टी का चेहरा बनेगी। लेकिन रविवार को जब पार्टी ने सभी सांसदों को किरण बेदी के घर पहुंचने को कहा, तो इस बात ने कई सांसदों और नेताओं को बेचैन कर दिया। किरण बेदी जी मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार नहीं घोषित की गई हैं। वो भारतीय जनता पार्टी में आई हैं और उनका भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है। सीएम की घोषणा होनी बाकी है। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के दावेदार और केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन किरण बेदी के घर पर थोड़ी देर से पहुंचे, लेकिन किरण बेदी ने उनके लिए इंतजार नहीं किया। इसके अलावा पिछली विधानसभा में नेता विपक्ष जगदीश मुखी ने कहा कि किरण बेदी को पार्टी में शामिल करने से पहले केंद्रीय नेतृत्व ने प्रदेश इकाई को भरोसे में नहीं लिया। जो उनकी अपनी एक इमेज है, उसका पब्लिक में अच्छा असर है। और आपने देखा होगा उनके आने के बाद कई सर्वेज ने उनको बाकी सबसे आगे निकलते हुए भी बतलाया है। लेकिन बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व किरण बेदी के समर्थन में मजबूती से खड़ा है। नेतृत्व की तरफ से दिल्ली बीजेपी को साफ संदेश है कि किरण बेदी को पार्टी का चेहरा बनाए जाने के फैसले को
चुनौती देने की गुंजाइश नहीं है। इतने समर्पण से काम कर रहे थे, इतने दिन से ये कर रहे थे, अचानक किरण बेदी आ गई। ये सब सवाल, ये ख्याल उनके हैं जो हमारी पार्टी को अच्छे से नहीं देखना चाहते हैं। बेशक पार्टी आलाकमान के सख्त रवैये के बाद किरण बेदी को लेकर असहज नेताओं ने अपने बयान बदले हैं, लेकिन पार्टी के ये नेता किरण बेदी के नेतृत्व में कितना मन लगाकर पार्टी का प्रचार करेंगे, ये सवाल रहेगा। श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस के अंदर भी मनमुटाव तब सतह पर आ गया जब टिकट नहीं मिलने से नाराज कृष्णा तीरथ ने बीजेपी का दामन थाम लिया। हालांकि पार्टी ने दिल्ली के दूसरे बड़े नेताओं को एक मंच पर लाकर एकजुटता दिखाने की कोशिश की और आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी पर जो भी वादे किए उसके उलट काम किया, चाहे वो मुख्यमंत्री का बंगला हो, लाल बत्ती हो या सुरक्षा। इस बीच कांग्रेस ने सुरेंद्र कुमार को गांधीनगर विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। पहले सीट पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली उम्मीदवार थे। कांग्रेस के निशाने पर अरविंद केजरीवाल हैं। पार्टी ने सोमवार को एक बुकलेट जारी करके आम आदमी पार्टी के संयोजक पर यू टर्न के आरोप लगाए और 16 मुद्दों पर उन्हें घेरने की कोशिश की। हम एक कंपाइल कर रहे हैं, वो सारे के सारे ऐसी घटनाएं, हरकतें जो समय समय के ऊपर आम आदमी पार्टी के संस्थापक और आम आदमी पार्टी के दूसरे नेता अलग अलग समय के ऊपर बोलते रहे। जब उनको मौका लगा वो उसके ठीक विपरीत कार्य करते हुए नजर आए। दूसरे मोर्चे पर कांग्रेस के निशाने पर बीजेपी है। चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को दुश्मन नंबर 1 करार दिया है। वो हम बीजेपी से पूछना चाहते हैं कि क्या आपको अपने ही विधायकों के ऊपर आज विश्वास नहीं है? क्या आप ये मानते हैं कि आपके पास ही अपनी पार्टी के अंदर सक्षम नेतृत्व नहीं है? कि किस प्रकार से नेताओं को इंपोर्ट करने की कोशिश करी जा रही है? दिल्ली में सत्ता पाने की लड़ाई में कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों पर हमले कर रही है, लेकिन गुटबाजी और कई नेताओं के पार्टी को अलविदा कहने के चलते कांग्रेस आलाकमान के पार्टी में नई जान फूंकने की योजना में बड़ी रुकावट पैदा हो सकती है। हालांकि कांग्रेस ने पार्टी के भीतर किसी गुटबाजी और असंतोष की बात से इनकार किया है। पार्टी के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने चुनाव मैदान से हटने पर भी सफाई दी। पार्टी ने बहुत सोच समझ के किसी रणनीति के तहत यह फैसला किया है। जो भी पार्टी निर्णय लेगी वो सबके सिर माथे पे होगा। लेकिन इस बीच दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी दलित नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कृष्णा तीरथ ने बीजेपी का दामन थामकर एक और बड़ा झटका दिया। जब मैंने कहा ना, नीति जहां अच्छी लगी, देश सेवा की भावना को देखा, उस भावना को देखते में आ गए। हालांकि कृष्णा तीरथ के पार्टी छोड़कर बीजेपी में जाने से कांग्रेस ने किसी नुकसान से इनकार किया है। पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी की स्टार प्रचारक और पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की कमी भी निश्चित तौर पर कांग्रेस को अखर रही होगी। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। अरविंद केजरीवाल के वोट के बदले नोट बयान पर दिल्ली निर्वाचन आयोग ने अपनी रिपोर्ट चुनाव आयोग को भेज दी है। इस बयान पर कांग्रेस ने उनकी आयोग से शिकायत की थी। इससे पहले बीजेपी की शिकायत पर अरविंद केजरीवाल को चुनाव आयोग ने शनिवार को कारण बताओ नोटिस भेजा था, जिसका उन्हें आज जवाब देना है। सोमवार को कांग्रेस अरविंद केजरीवाल के विवादित बयान की शिकायत लेकर चुनाव आयोग के पास पहुंची। रविवार को उत्तम नगर में एक जनसभा के दौरान अरविंद केजरीवाल ने वोट के बदले नोट लेने का विवादित बयान दिया था। कांग्रेस की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए दिल्ली निर्वाचन आयोग ने इस मामले में चुनाव आयोग को विस्तृत रिपोर्ट और जनसभा की वीडियो रिकॉर्डिंग भेजी है। हमने कमीशन से ये प्रार्थना की है कि बहुत ही सीरियसली इसकी ग्रेविटी को समझते हुए आप उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए, क्योंकि इस तरीके के बयानात आप स्कैंडलाइज कर रहे हैं, दूसरी पार्टी इसको बदनाम भी कर रहे हैं। ये पॉसिबल नहीं है, इट्स ए क्रिमिनल ऑफेंस, तो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। केजरीवाल के इस बयान की बीजेपी ने भी कड़ी आलोचना की थी। इससे पहले बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने भी उनके बयान को लेकर शिकायत की थी, जिस पर शनिवार को आयोग ने अरविंद केजरीवाल को कारण बताओ नोटिस भेजा था। आचार संहिता उल्लंघन के इस मामले में केजरीवाल को आज दोपहर 3 बजे तक जवाब देना है। अरविंद केजरीवाल आज नई दिल्ली विधानसभा सीट से नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। इस सीट पर उनका मुकाबला कांग्रेस की किरण वालिया और बीजेपी की नुपुर शर्मा से होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कुछ और अहम खबरें। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने केंद्र सरकार को अध्यादेश से बचने की सलाह दी है।
राष्ट्रपति ने कहा कि संविधान में विशेष परिस्थितियों में ही अध्यादेश का प्रावधान है, लेकिन इस तरह के कानून के लिए ये रास्ता अख्तियार नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने सत्ता पक्ष और विपक्ष से असहमति के बावजूद कानून पर बीच का रास्ता निकालने की अपील की। राज्यसभा में कई अहम बिल पारित नहीं होने के बाद सरकार ने कई कानूनों को अध्यादेश के जरिए लागू किया। राष्ट्रपति ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों और रिसर्च संस्थानों के छात्रों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान ये बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर वैश्विक नजरिया बदलने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि दुनिया को कार्बन क्रेडिट की सोच छोड़कर ग्रीन क्रेडिट की सोच अपनानी चाहिए। नरेंद्र मोदी ने सौर ऊर्जा की अपार संभावनाएं वाले देशों का एक संघ बनाने की जरूरत बताई। साथ ही आर्किटेक्ट और सिविल इंजीनियरिंग के कोर्स में ऊर्जा संरक्षण को शामिल करने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सोमवार को जलवायु परिवर्तन पर उच्च स्तरीय परिषद की बैठक हुई। इसमें जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने उत्सर्जन कटौती के बजाय स्वच्छ ऊर्जा और ऊर्जा संरक्षण के उपाय करने की जरूरत बताई। प्रधानमंत्री ने जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और बायोमास ऊर्जा में निवेश बढ़ाने के लिए अब तक किए गए उपायों के मूल्यांकन की जरूरत बताई। प्रधानमंत्री ने जलवायु परिवर्तन पर जारी वैश्विक चिंता और जागरूकता को लोगों का जीवन स्तर सुधारने और मानवता के लिए मददगार बताया। उन्होंने सौर ऊर्जा की संभावना वाले देशों के एक मंच पर आने और इस क्षेत्र में नए शोध बढ़ाने पर जोर दिया। इससे सौर ऊर्जा तकनीक की लागत कम होगी और इसे ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सकेगा। जलवायु परिवर्तन पर इस बैठक में वित्त मंत्री अरुण जेटली, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और जल संसाधन मंत्री उमा भारती समेत कई अधिकारी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जाने माने फिल्मकार पहलाज निल्हानी को सेंसर बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 9 नए सदस्यों की भी नियुक्ति की गई है। नए नियुक्त किए गए सदस्यों में फिल्मकार सीपी द्विवेदी, अशोक पंडित के अलावा बीजेपी नेता वाणी त्रिपाठी प्रमुख नाम है। दरअसल लीला सैमसन ने बोर्ड में सरकारी दखलंदाजी का आरोप लगाते हुए इस्तीफा दे दिया था। फिल्म एमएसडी को सेंसर बोर्ड की मंजूरी के विवाद के बाद इस्तीफों का दौर शुरू हुआ और एक के बाद एक 9 सदस्यों ने सेंसर बोर्ड के प्रति सरकार की बेरुखी का आरोप लगाते हुए इस्तीफे दे दिए थे। स्वास्थ्य विभाग की कोशिशों के बावजूद स्वाइन फ्लू काबू में नहीं आ रहा है। 12 से ज्यादा राज्यों में स्वाइन फ्लू के रोज नए मामले सामने आ रहे हैं। अब तक 350 लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। इस साल अब तक स्वाइन फ्लू से 30 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तर भारत के कई राज्यों में लोग H1N1 वायरस के शिकार हो रहे हैं। दिल्ली समेत देश के अलग अलग हिस्सों में हर रोज अस्पताल में स्वाइन फ्लू पीड़ित मरीज पहुंच रहे हैं। इस साल हरियाणा में स्वाइन फ्लू से 4 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 10 नए मामले समेत 14 लोग H1N1 वायरस के शिकार हुए हैं। चंडीगढ़ के PGI MER अस्पताल में सोमवार को स्वाइन फ्लू ने एक शख्स की जान ले ली। वहीं अस्पताल का एक डॉक्टर भी H1N1 वायरस की चपेट में आ गया। मध्य प्रदेश के इंदौर में 2 और महिलाओं की स्वाइन फ्लू से मौत हो गई है। इसके साथ ही राज्य में इस बीमारी से मरने वालों की तादाद 4 हो गई है। दिल्ली में इस बीमारी से अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं बीमारी से पीड़ित लोगों की तादाद 124 के पार हो गई है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बीमारी से 7 लोगों की मौत हो चुकी है। राजस्थान में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में 2 और गुजरात में 1 शख्स की स्वाइन फ्लू से मौत हो चुकी है। गुजरात के कच्छ में पिछले 2 हफ्तों में स्वाइन फ्लू के 29 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग स्वाइन फ्लू से निपटने में जुटा है। सरकार ने सरकारी अस्पताल में एंटीवायरल दवा समेत जरूरी दवाओं का स्टॉक रखने का निर्देश दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद आरबीआई के भरोसे के बाद बैंकों ने स्थगित की 4 दिनों की हड़ताल। और अब कर्ज लेने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। आरबीआई ने सभी बैंकों से अपनी ब्याज दरों की हर 3 महीने में समीक्षा करने के निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश 19 फरवरी से प्रभावी होंगे। इसके तहत बैंकों को कर्ज की लागत के मुताबिक ब्याज दरें तय करनी पड़ेंगी। फिलहाल बैंक 5 सालों की अवधि में आधार दरों की समीक्षा करते हैं। आरबीआई के इस कदम से सुनिश्चित करना चाहता है कि बैंकों को मिली सहूलियत का फायदा ग्राहकों तक पहुंच सके। गौरतलब है कि हाल ही में रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट्स की कमी की है, लेकिन कुछ चुनिंदा बैंकों ने ही ब्याज दरों में कटौती के ऐलान किए हैं।
बैंक ग्राहकों के लिए राहत भरी खबर है। सरकारी बैंकों की कल यानी बुधवार से शुरू हो रही 4 दिवसीय हड़ताल टल गई है। ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के मुताबिक इंडियन बैंक एसोसिएशन के सकारात्मक रुख और फरवरी के पहले हफ्ते तक उनकी मांगों का समाधान मिलने के आश्वासन के बाद ये फैसला किया गया है, लेकिन कोई फैसला नहीं होने पर वो फिर हड़ताल पर जा सकते हैं। बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों के संयुक्त फोरम ने 21 से 24 जनवरी तक हड़ताल पर जाने का फैसला किया था। बैंक कर्मचारी वेतन पुनरीक्षण की मांग कर रहे हैं, जो नवंबर 2012 से लंबित है। सुनंदा पुष्कर की संदिग्ध मौत के मामले में दिल्ली पुलिस ने सोमवार को सुनंदा पुष्कर के पति और कांग्रेस सांसद शशि थरूर से पूछताछ की। दिल्ली पुलिस की विशेष टीम ने उनसे मौत से जुड़ी परिस्थितियों और आपसी रिश्तों को लेकर सवाल पूछे। दिल्ली पुलिस के नोटिस के बाद शशि थरूर सोमवार रात जवाब देने पहुंचे। एसआईटी ने उनसे करीब 4 घंटे पूछताछ की। आधी रात तक चली पूछताछ के बारे में शशि थरूर और दिल्ली पुलिस ने कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन पुलिस सूत्रों के मुताबिक शशि थरूर से सुनंदा पुष्कर के शव पर चोट के निशान, बीमारी और आपसी रिश्ते को लेकर सवाल किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक शशि थरूर को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। सुनंदा हत्याकांड मामले में दिल्ली पुलिस ने शशि थरूर को नोटिस जारी किया था। सुनंदा पुष्कर की मौत पिछले साल 17 जनवरी को दिल्ली के एक होटल में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी। होटल में सुनंदा के साथ उनके पति शशि थरूर भी ठहरे हुए थे। पोस्टमार्टम की शुरुआती रिपोर्ट में दवाओं के ओवरडोज को मौत का कारण माना गया था, लेकिन सुनंदा के शरीर पर चोट और घाव के निशान मिले थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जहर से मौत के खुलासे के बाद दिल्ली पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का केस भी दर्ज किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। असम के कोकराझार में पिछले साल 23 दिसंबर को हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने एनडीएफबी के 11 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। चिरांग जिले में सेना और पुलिस की संयुक्त टीम ने इनके पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया है। आईजी LR बिश्नोई ने बताया कि गिरफ्तार उग्रवादियों में से एक देवेन गोयानी IED विशेषज्ञ और संगठन का महत्वपूर्ण सदस्य है। कुछ अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरें। नाइजीरिया के आतंकवादी संगठन बोको हरम की हिमाकतें बढ़ती जा रही हैं। उसने सोमवार को पड़ोसी देश कैमरून की सीमा पर लगे गांव पर हमला किया और 30 लोगों को बंधक बना लिया। इस बीच जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल ने बोको हरम के खिलाफ एक संयुक्त मोर्चा बनाने का सुझाव दिया है। कैमरून के सीमावर्ती इलाकों में भी अब बोको हरम का खतरा मंडराने लगा है। सोमवार को इस आतंकवादी संगठन ने हमला कर 80 नागरिकों को बंधक बना लिया। हालांकि सेना की जवाबी कार्रवाई के बाद 50 लोगों को रिहा करा लिया गया। इस संघर्ष में 4 निर्दोषों को जान भी गंवानी पड़ी। De village de l'État de Borno contigu à l'État camerounais au niveau de la frontière. Cette centaine de villages demeurent donc des repères, des sièges pour Boko Haram. Ça donc, ne soyez donc pas surpris que Boko Haram. इस बीच बोको हरम के कब्जे वाले इलाकों से लोगों का पलायन जारी है। वो सीमा पार कर चाड़, निगर और कैमरून में शरण ले रहे हैं। यूएन के मुताबिक 13 जनवरी तक करीब 20,000 लोग देश छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर चले गए और इन शरणार्थियों के पास भयावह यादों के अलावा कुछ नहीं है। मुझे कवai wancan abokin na muna shi ya zo ya same ni na ga nan nashi a bule kuma in yayi magana funfun shi yana cire yawa। देश से ही सही पर अब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजर बोको हरम की हरकतों पर पड़ रही है। जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल ने बोको हरम के खिलाफ अफ्रीकी यूनियन और यूरोपीय यूनियन की एक साझा सेना बनाने की सलाह दी है। Der Präsident hat darauf aufmerksam gemacht, dass eine solche regionale Truppe, die also aus afrikanischen Ländern bestückt wird, aber auch nachhaltig finanziert sein muss. Und deshalb werden wir mit der EU auch darüber sprechen, welche Möglichkeiten es gibt im Rahmen der Partnerschaft zwischen der Europäischen Union und der Afrikanischen। पिछले 5 सालों से चली आ रही हिंसा में बोको हरम ने ना जाने कितने निर्दोष लोगों की हत्या की है। नाइजीरिया में होने वाले चुनाव से पहले संगठन ने बागा शहर को पूरी तरह तबाह कर दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक 4 दिनों के अंदर इसने 2000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
स्विट्जरलैंड के दावोस में 21 जनवरी से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की शुरुआत होने जा रही है और इस बार इस बैठक में करीब 40 देश हिस्सा ले रहे हैं। उम्मीद है कि सम्मेलन में वैश्विक अर्थव्यवस्था से लेकर आतंकवाद जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। स्विट्जरलैंड की खूबसूरत वादियों में बसा शहर दावोस, जो अपने स्की रिजॉर्ट्स के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन 21 जनवरी से लेकर 24 जनवरी तक ये विश्व की अर्थव्यवस्था पर मंथन का केंद्र रहेगा। इस सम्मेलन में दुनिया भर के आर्थिक विकास पर चर्चा तो होगी ही, साथ ही गरीबी और अमीरी के बीच बढ़ते अंतर पर भी गंभीरता से विचार किया जाएगा। We push this issue of social inclusion, being environmentally and socially more sustainable in our economic and in our policies, business policies. ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमीर देशों की पूंजी, जो 2009 में दुनिया भर की पूंजी का 44% थी, 2014 में बढ़कर 48% हो गई। अगर यही स्थिति रहती है तो 2016 तक ये 50% हो जाएगी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि दुनिया के 80 धनवान लोगों के पास उतनी पूंजी है जितनी दुनिया के 350 करोड़ गरीबों के पास। ये गरीबों की जनसंख्या का 50% है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 1% लोगों की प्रति व्यक्ति आय $27 लाख है, जबकि दुनिया के 80% लोगों की आय सिर्फ $3,851 है। The clear message that governments should take away from Davos is that they should tax the rich. They should tax rich people and rich corporations progressively and fairly. Rich individuals, and particularly the richest individuals, should pay a reasonable level of tax, the kinds of levels of tax they were paying as recently as the 1990s. दावोस में होने वाली इस बैठक में 40 देशों के करीब 1500 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। आर्थिक मुद्दों के अलावा बैठक में आतंकवाद पर भी चर्चा होने की संभावना है। भारत का प्रतिनिधित्व वित्त मंत्री अरुण जेटली करेंगे। उनके साथ करीब 100 उद्योगपतियों का एक प्रतिनिधि मंडल भी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अमेरिका और ब्रिटेन ने पाकिस्तान से 2008 के मुंबई हमलों के मुख्य आरोपी ज़कीउर रहमान लखवी को भारत या फिर उन्हें सौंपने के लिए कहा है। इससे आतंकी हमले की स्वतंत्र सुनवाई के साथ ही दोनों पड़ोसी देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध बेहतर हो सके। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में सोमवार को लखवी की जमानत मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन ने बताया कि दोनों देशों ने लखवी को भारत को सौंपने की मांग की है। पाकिस्तान गृह मंत्रालय के सूत्र के मुताबिक अमेरिका और ब्रिटेन ने पड़ोसी देशों से संबंध बेहतर करने के लिए नवाज सरकार से इस संबंध में बात की है। आतंकी संगठन आईएस भारत में आतंकी हमले करा सकता है। ब्रिटेन ने इस अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठन के संभावित खतरे के प्रति केंद्र सरकार को आगाह किया है। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसियों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि भारत के मध्य पूर्व में सक्रिय इस आतंकी समूह की साजिशें नाकाम करने के लिए हर संभव कदम उठाने चाहिए। लंदन में 15 और 16 जनवरी को हुई भारत ब्रिटेन आतंकरोधी समूह की बैठक के दौरान ब्रिटिश अधिकारियों ने भारत पक्ष को इसकी जानकारी दी थी। इंडोनेशिया के जांचकर्ताओं ने 3 हफ्ते पहले पिछले 28 दिसंबर को एयर एशिया विमान हादसे के पीछे आतंकियों के हाथ होने की आशंका से इनकार किया है। हवाई जहाज के कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर के विश्लेषण के बाद जांचकर्ताओं ने यह बात कही। जांच में लगे विशेषज्ञों के मुताबिक खराब मौसम और तूफान दुर्घटना की बड़ी वजह समझ में आ रही है और विमान इंडोनेशिया के सुराबाया से सिंगापुर जा रहा था और इसमें सवार सभी 162 लोग मारे गए थे। इस बीच सोमवार को 2 और शव मिल गए हैं। कुल मिलाकर अब तक 53 शव बरामद किए जा चुके हैं। कुछ खबरें खेल की दुनिया से। ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में ट्रायल सीरीज में भारत और इंग्लैंड के बीच मुकाबला चल रहा है और भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है, लेकिन शिखर धवन महज 1 रन बनाकर आउट हो गए। ताज़ा समाचार मिलने तक भारत ने 1 विकेट पर 24 रन बना लिए हैं। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और भारत के बीच खेली जा रही ट्रायल सीरीज के दूसरे मैच में 18 जनवरी को ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 4 विकेट से मात दे दी थी। वहीं ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में स्विट्जरलैंड के रॉजर फेडरर ने ताइवान के लू येन सून को 6-4, 6-2 और 7-5 से हराकर दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया। फेडरर ने जबरदस्त खेल दिखाते हुए खेल के हर विभाग में खुद को 20 साबित किया। अब दूसरे दौर में उनका मुकाबला इटली के सिमोन बोइली से होगा। मैच के शुरुआती 2 राउंड फेडरर के नाम रहे, हालांकि तीसरे राउंड में लू ने अच्छा खेल दिखाया। वहीं दूसरे मैच में रूस की मारिया शरापोवा ने क्रोएशिया की पेट्रा मैट्रिक को 6-4, 6-1 से हराकर दूसरे दौर में जगह बना ली।
पहला सेट काफी दिलचस्प रहा और दोनों खिलाड़ियों ने एक दूसरे को जबरदस्त टक्कर दी, लेकिन दूसरे सेट में शरापोवा पेट्रा पर भारी पड़ गई। दूसरे दौर में शरापोवा अपनी हमवतन एलेक्जेंड्रा पेनोवा का सामना करेंगी, जबकि इंजरी के बाद वापस लौटे स्पेन के राफेल नडाल ने रूस के मिखाइल यूनी को 6-3, 6-2 और 6-2 से हराया है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और जाते जाते एक नजर हेडलाइंस पर। बीजेपी ने जारी की 62 उम्मीदवारों की सूची। सभी विधायकों को टिकट। किरण बेदी कृष्णा नगर से और कृष्णा तीरथ पटेल नगर से उम्मीदवार। अरविंद केजरीवाल के वोट के बदले नोट बयान पर रिपोर्ट पहुंची चुनाव आयोग के पास। कांग्रेस ने की थी शिकायत। सतीश उपाध्याय मामले पर आज देना होगा जवाब। दरों में कटौती का फायदा ग्राहकों तक पहुंचाने की आरबीआई की मुहिम। बैंकों को दिए निर्देश, हर 3 महीने में ब्याज दरों की करनी होगी समीक्षा। बोको हराम का कैमरून के सीमावर्ती इलाकों पर हमला। 30 को किया अगवा, 4 की मौत। जर्मनी के चांसलर ने कहा यूरोपीय और अफ्रीकी देश मिलकर खोले मोर्चा। कार्टन में ट्राई सीरीज में भारत और इंग्लैंड के बीच मुकाबला। भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का किया फैसला, जल्दी खोया पहला विकेट।